हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अराउंड सत्य। क्या आपको भी इंग्लिश सीखने में बहुत कठिनाई आती है? क्या आप भी इंग्लिश बोलना सीखते सीखते परेशान हो गए हैं? बहुत सारी आपको दिक्कतें आती हैं। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे इंग्लिश बोलना आसान हो जाए? क्या कोई एक ऐसा मैजिक, क्या कोई एक ऐसा जादू जिसको करने के बाद इंग्लिश बोलना आसान हो जाए? तो वो जादू मेरे पास है। उस जादू का नाम है तरीकों का जादू। पहला तरीका है रेगुलर प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप भी इंग्लिश स्पीकिंग में परफेक्ट होना चाहते हैं तो आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना होगा। रेगुलर प्रैक्टिस मतलब कि हर दिन आपको प्रैक्टिस करना ही है। ये नहीं कि संडे आ गया तो आज क्रिकेट खेलेंगे, आज गप्पे मारेंगे, पार्टी करेंगे, इधर उधर घूमने जाएंगे। ना बाबा ना। अगर प्रैक्टिस करनी है तो आपको संडे वाले दिन भी प्रैक्टिस करनी ही होगी। रेगुलर प्रैक्टिस मीन्स एवरी सिंगल डे। तरीका नंबर 2, इमर्जन इन द लैंग्वेज। जी हाँ, अगर आप भी भाषा को बोलना चाहते हैं तो आपको इमर्जन करना होगा। मतलब कि उस भाषा में आपको डूबना होगा, उस भाषा में आपको डूब करके उसे बोलना होगा। जितना डीपर आप जाएंगे, जितना आप इंग्लिश लैंग्वेज के वाटर में डुबकी लगाएंगे, जितनी गहरी डुबकी लगाएंगे, उतना ज्यादा बेनिफिट आपको होगा। इमर्जन का मतलब है कि आपके आगे इंग्लिश, पीछे इंग्लिश, दाएं इंग्लिश, बाएं इंग्लिश, ऊपर इंग्लिश, नीचे इंग्लिश, हर तरफ इंग्लिश। आपको खाना भी इंग्लिश में दिखना चाहिए। पेड़ पौधा, लड़के लड़कियां, गाय भैंस, गोबर, सब कुछ आपको इंग्लिश में दिखना चाहिए। इसी को बोलते हैं इमर्जन इन द लैंग्वेज। सपने भी आपको इंग्लिश में आने चाहिए। जिस दिन आपको सपने भी इंग्लिश में आने लग गए, आप समझ जाइए कि आप इंग्लिश सीखने के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। तरीका नंबर 3, तो तीसरा तरीका है डेली कन्वर्सेशन। हाँ, आपको हर दिन प्रैक्टिस करना है। अगर जिस दिन व्रत है ना, तो उस दिन भी आपको प्रैक्टिस करना है। उस दिन व्रत को आप व्रत ना कह करके फास्ट कह सकते हैं। तो जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे, रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको इंग्लिश बोलने से कोई नहीं रोक पाएगा और आप हो जाएंगे अनस्टॉपेबल। तरीका नंबर 4, रीडिंग। यस, पढ़ना। यानी जितना ज्यादा आप इंग्लिश को पढ़ते हैं उतना ही ज्यादा ये आपके लिए आसान होती चली जाती है। क्यों? क्योंकि रीडिंग करने से क्या होता है कि हमें नए नए वर्ड्स की जानकारी मिलती है, और तो और हमारे इंग्लिश में जो मिस्टेक्स होते हैं, खास करके ग्रामर को लेकर के, वो भी आपका दूर हो जाता है। तो आप इंग्लिश ग्रामर के मिस्टेक से बचना चाहते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करना होगा। जो भी नया वर्ड मिले उसको आप येलो हाइलाइटर से हाईलाइट कर लीजिए, उसकी मीनिंग लिख लीजिए, हिंदी में नहीं, इंग्लिश में। तो इससे आपका बहुत फायदा होगा। एक चीज और, जब भी आप इंग्लिश की बुक पढ़िए या कोई किताब पढ़िए तो ध्यान रहे कि वो इंग्लिश की जो बुक है उसमें आपका मन लगना चाहिए। मतलब कि वो स्टोरी, एडवेंचर, हॉरर, थ्रिलर, जिस भी जेनर में आपको इंटरेस्ट है उसी जेनर की आपको किताब लेके आना है। तरीका नंबर 5, जी हाँ, पांचवा तरीका है लिसनिंग, यानी कि सुनना। इंग्लिश को आप जितना ज्यादा सुनते हैं उतना ही ज्यादा ये आपके लिए आसान होती जाती है। तो इंग्लिश सुनना क्यों जरूरी है? जरा याद करिए कि जब आप छोटे थे तो आपने अपनी भाषा, यानी जो भी आप भाषा बोलते हैं, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी, कन्नड़ा, पंजाबी, भोजपुरी, अवधी, जो भी आपकी मदर टंग है, उसको आपने कैसे सीखा? आपने उसे सुन सुन के सीखा। आपने किसको सुना? अपने मम्मी को, पापा को, भाई बहन, घर द्वार, रिश्तेदार, आगा पीछा, मतलब जो भी इंसान मिल रहा है ना, हर इंसान वही भाषा बोल रहा है। तो आप उस भाषा को सुन सुन के उसको आपने क्या किया? बोलना सीख लिया। इसलिए इंग्लिश को भी ज्यादा से ज्यादा सुनिए। अब इंग्लिश में सुने क्या? तो इंग्लिश में आपको इंग्लिश सॉन्ग सुन सकते हैं, आप इंग्लिश में जो लोग बोल रहे हैं उनको सुन सकते हैं। तरीका नंबर 6, वॉचिंग इंग्लिश कंटेंट। जी हाँ, आपको ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश के कंटेंट को वॉच करना है। रील्स भी देखिए ना तो वो भी इंग्लिश में, ड्रामा देखना है इंग्लिश में, नाटक देखना है इंग्लिश में, फिल्म देखना है इंग्लिश में, कहानी देखना है इंग्लिश में, न्यूज देखना है इंग्लिश में, सब कुछ आपको इंग्लिश में ही देखना है। आप ये काम कर सकते हैं कि जिस भी जेनर, जो भी मूड आपको ज्यादा अच्छा लगता है, अगर आपको एडवेंचर पसंद है, रोमांस पसंद है, कॉमेडी पसंद है, तो उसी लेवल की फिल्में देखिए, खास करके हॉलीवुड की फिल्में, इंग्लिश में डब की हुई फिल्में या इंग्लिश टू इंग्लिश फिल्में आप देखेंगे तो इससे क्या होगा? आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और जब इंग्लिश फिल्में आप देखें तो ध्यान दीजिए कि जो लोग बोल रहे हैं उनका माउथ, चेहरे पे, माथे पे, आंखें, सर किस तरीके से हिला रहे हैं, हैंड मूवमेंट कैसे कर रहे हैं,
उन सबको बारीकी से ध्यान से देखना है। तो इससे क्या होगा, बहुत ज्यादा मदद मिलती है और जो ओरिजिनल इंग्लिश है वो भी आप बड़ी आसानी से जान पाते हैं जब आप इंग्लिश कंटेंट को वॉच करते हैं। तरीका नंबर 7, स्पीकिंग विद नेटिव स्पीकर्स। जी हाँ, जहां भी जब कभी भी आपको मौका मिले तो जो लोग एक्चुअल में इंग्लिश बोलते हैं उनसे बात करिए। तो नेटिव स्पीकर्स का मतलब होता है वे लोग जिनकी इंग्लिश ना पैदाइशी भाषा है। अब उनमें कौन कौन आएगा, ऑस्ट्रेलिया के लोग आ जाएंगे, कनाडा के लोग आ जाएंगे, उत्तरी अमेरिका के लोग आ जाएंगे, इंग्लैंड के पूरा का पूरा ग्रेट ब्रिटेन और उसके आसपास के जितने भी देश है वो सब। तो ये जितने भी देश है ना, तो यहाँ के लोग ना जब पैदा होते हैं उसी दिन से अंग्रेजी बोलना शुरू कर देते हैं। तो जब आप नेटिव स्पीकर्स को सुनते हैं तो बहुत ज्यादा मदद मिलती है, या उनसे जब आप बात करते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि वो मिलेंगे कहाँ, तो ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, बहुत सारे एप्लीकेशन है, आप उनको वहां पे भी जाकर देख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको उस तरीके से भी उनसे बात समझ में नहीं आती है तो आप एक ऐसी जगह पे पहुंच जाइए जो बहुत हिस्टोरिकल या बहुत फेमस है, जैसे कि दिल्ली का लाल किला, आगरा का ताजमहल। तो ऐसी जगहों पे जाएंगे तो विदेशी लोग बहुत आते हैं। तो आप पता करिए कि वो कहां से आया है, क्या ऑस्ट्रेलिया से है, कनाडा से है, अमेरिका से है, ब्रिटेन से है, इंग्लैंड से है, स्कॉटलैंड से, कहां से आया है, और आप उससे उसी भाषा में मतलब इंग्लिश में ही बात करिए। तो आपका जो झिझक है ना वो भी दूर होगा और आप ओरिजिनल जो इंग्लिश है उसको भी समझने में आपको बहुत मिलेगी। तो ट्राई करिए कि नेटिव स्पीकर से आप बात करें। तरीका नंबर 8, कंसिस्टेंसी, निरंतरता। निरंतरता बहुत जरूरी है। बिना निरंतरता के आप इंग्लिश कभी सीख नहीं सकते, क्योंकि इंग्लिश सीखना रॉकेट साइंस भी नहीं है और इंग्लिश सीखना चाइल्ड्स प्ले यानी बच्चों का काम भी नहीं है। मतलब रॉकेट साइंस से मेरा मतलब है कि बहुत कठिन भी नहीं है और बच्चों के खेल से मेरा मतलब है बहुत आसान भी नहीं है। तो ये ना तो आसान है और ना ही इजी है। हाँ, इसको इजी और आसान बनाया जा सकता है। इंग्लिश सीखने के केस में क्या होता है, में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, मन नहीं लगता, 3-3 4-4 महीने प्रैक्टिस करने के बाद, वोकैबुलरी रटने के बाद फिर हमें इंग्लिश बोलना नहीं आता। तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन रखें। जब भी हम किसी काम की शुरुआत करते हैं तो दिक्कत होती है, समस्याएं आती हैं, लेकिन जब वो काम एक लेवल पे पहुंच जाता है तो दिक्कतें धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं और आप चीजों को बहुत ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। तो कंसिस्टेंसी ब्रेक मत करिएगा, लगातार काम करते रहिएगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो लगातार आपको काम करते रहना, छोड़ना नहीं है। आप जैसे हैं, जिस तरीके से भी हैं, जो भी हैं, जहां से भी हैं, स्टार्ट करिए और कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखिए। एक दिन आप भी इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे और आपको इंग्लिश बोलने से कोई भी नहीं रोक पाएगा और आप हो जाएंगे अनस्टॉपेबल। तरीका नंबर 9, फॉलो अराउंड सत्य। जी हाँ, आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं और उस पे जो भी टिप्स, तरीके हैं, जिस तरीके की भी मैं वीडियो बनाता हूं उनको आप चाहें तो देख सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको भी समझ मिलेगी। और मैं अपने बारे में बता दूं, मैं एकदम ठेठ देहाती हूं, एकदम बहुते देहाती, गांव से हूं मैं। अब मुझे भी इंग्लिश बोलना आ गया तो आपको भी आ जाएगा। हमारे जैसे देहाती आदमी बोल सकता है तो आप क्यों नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो अब हम इस वीडियो के एंड में पहुंच गए हैं। अगर आपको मेरा कोई भी कमेंट, कोई भी सजेशन, कोई भी तरीका अच्छा लगा तो कमेंट में बताइए, और आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी बताइए। तो आपने मेरे वीडियो को यहां तक देखा, इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।